हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। समय गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय बहुत कम है, इसी बात का गम है। लेट अस स्टार्ट टुडेस जीके जीएस सीए करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज एंड स्टैटिक जीके का डेली डोज मैं आपके सामने लेके प्रेजेंट हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, भारत में कितनी संवैधानिक भाषाएं हैं? ए में है 23, बी में 22, सी में 24 और डी में 25। राइट आंसर 22। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को किसका दर्जा दिया गया है? जो 22 भाषाएं संविधान में सम्मिलित की गई हैं उन्हीं को संवैधानिक भाषा कहते हैं। तो उनको हम समझते हैं कि संवैधानिक भाषा मतलब संविधान की भाषा है। ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हर परीक्षा का अंग बनती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। भारत की राजभाषा हिंदी, ठीक है। अभी भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं, राजभाषा हिंदी का दर्जा दिया गया। उसको 343 से लेकर के 341 तक उसी के बारे में बात की गई है। और भी जान लीजिए, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज भी किसकी होती है? इंग्लिश होती है। ये अनुच्छेद 348 के अनुसार। उसके बाद संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा की गई सारी कार्रवाई और विधि की भाषा भी क्या होगी? अंग्रेजी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब भारत की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं उन्हीं को कहा जाता है संविधान की भाषाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो इसमें कुल 22 भाषाएं हैं प्रेजेंट टाइम में, और मैं उनके नाम आपको बता दे रहा हूं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। यस माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के मूल संविधान में कितनी संवैधानिक भाषाएं थी? संवैधानिक भाषाएं थी तो कुल 14 थी। कितनी थी? 14। लेकिन 8 भाषाएं और बाद में बढ़ाई गई, उनको सीख लीजिए। कौन कौन सी थी? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को बढ़ाया गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को और बढ़ाया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92 कहते हैं, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को और बढ़ाया गया, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। और इस तरह से 14, 8, 22 भाषाएं आज है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। ये भाषाओं का पूरा चैप्टर आपका तैयार हो गया। संविधान में भाषाएं कब से कहां से क्या है, एवरीथिंग इज आपका कंप्लीट सिर्फ 3 मिनट में। बस जितनी बार आप इसको सुनिए, रिपीट कर डालिए, सारी भाषाओं का चैप्टर फिनिश। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर, पीथमपुर। इसका सही आंसर क्या है भाई? भारत का मैनचेस्टर। तो ये कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर इज ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद जान रहे हैं, गुजरात का एक बहुत प्रमुख शहर है अहमदाबाद, ठीक है। अब आइए, पहले गुजरात की राजधानी हुआ करता था, अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो पहले हम समझते हैं मैनचेस्टर क्या है। कहीं कहीं ये ऐसे उपनाम आपके हमारे देश के शहरों में या किसी का पूछा जाता है कि चीन का कौन मैनचेस्टर है, जापान का कौन है, रूस का कौन है। तो पहले मैनचेस्टर समझ लेते हैं। देखो मैनचेस्टर है क्या? तो मैनचेस्टर ब्रिटेन का प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र है। वस्त्र उद्योग मतलब यहीं पर पहले कपड़े बनाए गए विश्व में सबसे पहले एक तरह से, और बहुत मशहूर कपड़ा उद्योग केंद्र है ये। कहां है मैनचेस्टर? ऐसे भी पूछा कहां है? ब्रिटेन, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं। तो ब्रिटेन का प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र है कौन? मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद, ठीक है। इसके अलावा एक शहर और जान लीजिए, पिट्सबर्ग।
विश्व इस्पात राजधानी के रूप में मशहूर, पूरे विश्व में इसको कहा जाए विश्व इस्पात राजधानी के रूप में मशहूर अमेरिका का लौह उद्योग का ये प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर लोहे का बहुत बड़े, इस्पात का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, जैसे मैनचेस्टर में कपड़े का। तो इसको जान लीजिए। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। तो पिट्सबर्ग कहाँ है? अमेरिका में। मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में। और एक है डेट्रॉयट, ये भी अमेरिका का है। ये ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां, वाहन, कार, इन सब को बनाने का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। बहुत प्रमुख उत्पादन केंद्र है गाड़ी वाड़ी बनाने का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए। तो डेट्रॉयट, पिट्सबर्ग दोनों अमेरिका में है, और मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड या ब्रिटेन में। अब अहमदाबाद जो है ये भारत का क्या है? मैनचेस्टर है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। उसके बाद सी में है कोयंबटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। और डी में है पीथमपुर जो है ये भारत का डेट्रॉयट है। भारत का डेट्रॉयट जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में। अगर पूछा जाए एशिया का डेट्रॉयट कौन है, तो भारत का चेन्नई शहर जो है वो एशिया का डेट्रॉयट कहलाता है। ये क्वेश्चन यहां पर तैयार हो गए सब आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, कौन सी नहर मतलब कैनाल, रिवर, ओशन, सी, ये सब जानते रहा करिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? ए में है कील नहर, बी में है पनामा नहर, सी में है वोल्गा डॉन नहर, डी में है स्वेज नहर। तो राइट आंसर इज स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। और भी देख लीजिए, जैसे आपकी इसमें है कील नहर। ठीक है, तो कील नहर किसको जोड़ती है भाई? कील नहर जो है ये जोड़ती है उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को। उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है, जर्मनी में है। कहां है? जर्मनी में। और स्वेज नहर जानते रहिएगा, मिस्र में। उसके बाद है पनामा नहर, 82 किलोमीटर लंबी ये पनामा देश की मशहूर नहर है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। वोल्गा डॉन नहर जो है रोस्टोव व स्टालिनग्राद को जोड़ती है और रूस में है, वोल्गा डॉन नहर। इसके अलावा कुछ और नहर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी वक्त आपका कुछ और तैयार हो जाए। जैसे उत्तरी सागर नहर, ये उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को जोड़ती है। कहां है ये? जर्मनी में। ईरी नहर जो होती है ये हडसन नदी और ईरी झील को जोड़ती है, अमेरिका में, ईरी नहर। उसके बाद है सू नहर, बहुत पूछा, सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को। कहां पर है? अमेरिका में ही है। उसके बाद है केपी नहर, ये भारत की बड़ी मशहूर नहर है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को एक तरह से जोड़ती है, ये भारत में है। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है, स्वीडन में है। उसके बाद मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है, ये ग्रेट ब्रिटेन में है। बेलैंड नहर ईरी और ओंटेरियो को जोड़ती है, ये अमेरिका में है। ये बहुत ही प्रमुख नहर है अपने। और एक अपने यहाँ है इंदिरा गांधी नहर, बहुत मशहूर है। इसी इंदिरा गांधी नहर ने पूरे राजस्थान को हरा भरा किया है, पूरे राजस्थान को पानी देती है। ये जानते रहिए इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? ए में है 75, बी में है 60, सी में 80, डी में 72। राइट आंसर 80। अभी तक भारत में आजादी का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष बाद मनाया गया था, तो कुल 75 राम साइट हो गए थे। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 2 फरवरी को जब वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया, तो उसके ठीक पूर्व संध्या पर अपने यहाँ 5 साइट को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। रामसर क्या है? तो रामसर एक ईरान का शहर है
जहां पर पहली बार विश्व के नेताओं ने बैठ करके आर्द्रभूमि माने जमीन और पानी, जहां पर दोनों रहते हैं, मिलते हैं, या जहां पर जमीन में पानी रहता है साल के 8 महीने से ज्यादा, उसको आर्द्रभूमि कहते हैं। इसको बचाने के लिए ईरान के शहर में एक समझौता हुआ था और उसके तहत ही विश्व के देशों में रामसर साइट, माने जब कोई आर्द्र भूमि को अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल जाता है तो उसी को रामसर साइट कहते हैं। तो भारत में ऐसे कितने हैं? 80 रामसर साइट अब हो गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन का ये, हर परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर बनता है, स्पेशली ये जो 5 बढ़े हैं, तो 5 जो रामसर साइट बढ़े हैं इनसे 75 से हम लोग 80 हो गए हैं। अब हम देखते हैं ये कौन से 5 बढ़े हैं, तो आप इनको जान लीजिए। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड वेटलैंड डे कहते हैं। 2024 की थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। 2024 में 5 नए रामसर साइट जोड़े गए। अब भारत में रामसर साइट की संख्या 80 हो गई। 2024 में भारत में विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन कहां किया गया? ये किया गया इंदौर के सिरपुर झील में, इंदौर के सिरपुर झील में, जो इसे 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, जिसमें रामसर कन्वेंशन के महासचिव मुसोंडा मुंडा ने भाग लिया। और इन्हीं मुसोंडा मुंडा ने, जो रामसर कन्वेंशन के महासचिव हैं, इन्होंने ही हमारे यहाँ जो 5 नए रामसर साइट शामिल हुए हैं, तो इनका सर्टिफिकेट हमारे यहाँ के जो पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को वो सर्टिफिकेट भी एक दिन पहले सौंपा। कौन कौन से? इसमें 3 जो है कर्नाटक से हैं, 2 तमिलनाडु से हैं। कर्नाटक से लिया गया है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, फिर अघनाशिनी एस्चुअरी, तीसरा मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये 3 कर्नाटक से लिए गए हैं। कारावेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगवुड सोला रिजर्व वन, ये दोनों तमिलनाडु से लिए गए। इन 5 का एरिया कितना है? 5523.867। ठीक है, इनका हेक्टेयर इनका एरिया है। अब भारत में कुल रामसर साइट का कितना क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया? 1.33 मिलियन हेक्टेयर। अब सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां हो गए? तो सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में 16 हो गए, और नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश में है 10। ये रामसर से संबंधित क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने चंद्र मिशन अभी तक छोड़ा है? 1 2 3 4। तो आप सब जानते होंगे क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी तक भारत ने कुल 3 चंद्र मिशन छोड़े हैं। यस माय डियर, तो भारत ने कुल अभी तक कितने चंद्र मिशन छोड़े हैं? 3 चंद्र मिशन। पहला चंद्र मिशन जो छोड़ा गया था, यूं तो चंद्र मिशन की हमारे यहाँ जो घोषणा की गई थी वो 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, चंद्रयान मिशन की। ठीक है, और 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 छोड़ा गया था। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इसने चंद्रमा पर पानी खोज दिया था, और उसी के बाद तो पूरी दुनिया जो है वो दीवानी हो गई और चंद्रमा की ही खोज में लग गई है। ठीक है, 22 जुलाई, तो चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था भाई? 22 अक्टूबर 2008 को। याद रखिएगा, उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो जी माधवन थे, और इसको जिस रॉकेट से छोड़ा गया था PSLV XL-C11 उसका नाम था। लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट लेकर गया था उसको। ये चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। ये जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए असफल हो गया था। और उस समय हमारे यहाँ के जो इसरो के अध्यक्ष थे, इसरो चेयरमैन थे, के सिवान थे, याद रखिएगा। और लॉन्च व्हीकल था GSLV MK3। ठीक है, चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया? तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को
इसको छोड़ा गया और ये एक तरह से चंद्रयान 2 का सीक्वल ही था। चंद्रयान 3 चूंकि वह सक्सेस नहीं हुआ तो इसको छोड़ा गया और ये जाकर के 23 अगस्त 2023 को सेफ लैंडिंग इसने चंद्रमा पर किया। अब देखो ये चंद्रयान का जब विक्रम लैंडर, जो इसका लैंडर का नाम क्या था, विक्रम लैंडर, चंद्रयान 2 वाला लैंडर जहां पर गिरा था, टूट गया तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, उसका नाम मोदी जी ने रख दिया था, हमारे भारत सरकार ने रखा है तिरंगा पॉइंट। और तीसरा जो चंद्रयान जो सक्सेस रहा हमारा, ये जहां पर उतरा है उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। याद रखिएगा, शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को हमारे देश में क्या घोषित कर दिया गया है, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और इसको ले जाने वाले रॉकेट का क्या नाम है, LVM-3। ठीक है, बाहुबली रॉकेट इसको कहा जाता है या फैट बॉय कहा जाता है, LVM-3M4 इस रॉकेट का नाम है जो इसको लेकर के गया है। ठीक है, और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना है जिसने चंद्रमा पर लैंडर उतार दिया है। इससे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना ऐसा कर चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश बना हुआ है, पहला देश बना है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। 1969 में पहली बार आदमी ने चंद्रमा पर कदम रखा था, कौन, नील आर्मस्ट्रांग ने, अपोलो 11 से गए थे ये। और जिस स्थान पर ये गए थे उस स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम दिया गया, जहां इन्होंने कदम रखा था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, और जो चंद्रयान 3 था इसका कुल वजन कितना था, 3.9 टन। इसमें 3 मॉड्यूल गए थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान, रोवर जो नोहर पर निकल के घूमा था, तो रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल गया था। ठीक है, आप जानते हैं कि चंद्रयान के अलावा हम लोग मंगलयान पर भी गए हैं, तो मंगलयान के MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये 5 नवंबर 2023 को छोड़ा गया था। लॉन्च व्हीकल था PSLV XLC-25 और मंगलयान पर भारत विश्व का पहला देश था जिसने पहले ही प्रयास में मंगलयान पर की कक्षा में प्रवेश करा दिया अपने इस सैटेलाइट को। कुछ और आपको बता देते हैं, इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई को माना जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरा मुथुवेल थे। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर S मोहन कुमार और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक S उन्नीकृष्णन नायर हैं। और भारत की रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधाल, अभी इनको दिया गया है क्या, यूपी का सर्वोच्च सम्मान, यूपी गौरव सम्मान भी इनको दिया गया है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान कहा जाता है। मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस कहा जाता है, टेसी थॉमस को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया मायल स्वामी अन्नादुरई को कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक तो विक्रम साराभाई को माना जाता है और भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। और जानते रहिए कि अपने यहाँ जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही छोड़े जाते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अभी भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए क्या छोड़ा है, तो आदित्य L1 छोड़ा है। कब छोड़ा, 2 सितंबर 2023 को। कहां छोड़ा है, ये जा करके L1 पॉइंट पर। कहां जाएगा ये, L1 पॉइंट जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, वहां जाकर के ये L1 पॉइंट क्या होता है, तो L1 पॉइंट एक स्टेबल पॉइंट होता है जहां से ये अध्ययन करेगा सूर्य का, सूर्य और पृथ्वी के बीच वो बैलेंस्ड पॉइंट जहां से इसको कोई दिक्कत नहीं होगी और सूर्य का ये लगातार से अध्ययन करेगा। तो सूर्ययान एक तरह से कह लीजिए सूर्य का पहला अध्ययन करने के लिए भारत ने क्या छोड़ा है,
आदित्य L1, ठीक है। और इसमें आप जानते रहिए कि आदित्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ आदित्य L1, आदित्य L1 के जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे, मुख्य साइंटिस्ट थे उन मिशन के, उनका नाम है एस शंकर सुब्रमण्यन के, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के। और प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ आदित्य L1 के कंट्रोल सिस्टम जो ग्रुप था, गायत्री मल्होत्रा थी। याद रखिएगा, गायत्री मल्होत्रा और डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के को याद रखिएगा। ये छोड़ा गया है। अब इसके अलावा कुछ और आपको बता देते हैं। क्या है भाई, मंगलयान मैंने बता ही दिया कि 5 नवंबर 2013 को ये छोड़ा गया था। पहली बार अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करके भारत ने इतिहास रच दिया। रूस देश पहली बार मंगल पर पहुंचा था। अब मत्स्य 6000, इसको याद रखिए। मत्स्य 6000 ये भारत का एक समुद्रयान है। माने समुद्र के नीचे एक गोलाकार जहाज बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इससे विकसित किया जा रहा है। इसमें 3 इंसानों को समुद्र के अंदर 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर अंदर तक, भाई जितनी चीजें हम ऊपर ही क्यों देखें, सूर्य चंद्रमा यहां तो पहुंच ही चुके हैं और ब्लैक होल की स्टडी कर ही रहे हैं। अभी बता रहे हैं किससे कर रहे हैं। अब भारत का है कि आप जानते हैं ना कि समुद्र मंथन हुआ था भारत में। समुद्र से कितनी सारी चीजें तो समुद्र में ही छिपी हुई हैं। 14 रत्न निकले थे जब समुद्र मंथन राक्षसों और देवताओं में हुआ था। तो आज भारत की नजर फिर है कि समुद्र के अंदर भी बहुत सारे तत्व, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज भी छिपी हुई हैं। उनका पता लगाने के लिए मत्स्य 6000 ये समुद्र मिशन है, एक समुद्रयान है जो भारत छोड़ रहा है। जैसे सूर्ययान और चंद्रयान, मंगलयान, वैसे समुद्रयान है। और गगनयान के बारे में भी बता रहे हैं, तो आप इसको जानते रहिए। यह एक डीप ओशन मिशन है जिससे ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब जब शब्द आए तो समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसका पता लगा, उसके रहस्य, उसके तत्व, उसमें छिपे खजाने। 2026 तक ऐसा है कि इसको मिशन करने का लक्ष्य है। यह भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है और भारत का पहला समुद्र मिशन है। इसमें 3 इंसानों को समुद्र के अंदर भेजा जाएगा ताकि वहां के स्रोतों और जैव विविधता की स्टडी की जा सके। किसमें? मत्स्य 6000 में। इसी का नाम रखा गया है समुद्रयान, ठीक है। एक्सपोसैट याद रखिए, इसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट ये क्या है? तो इसको आप जानिए, 160 में एक्सपोसैट कहते हैं, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसका नाम क्यों रखा गया है? 2024 के पहले दिन, पहली जनवरी को ही इसरो ने इसको छोड़ा और अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जो ब्लैक होल की स्टडी के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा है। अमेरिका या तो छोड़ा है या तो दूसरे नंबर पर 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट को भारत ने छोड़ा है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। 1 जनवरी को छोड़ा है ब्लैक होल की स्टडी के लिए। ब्लैक होल में ही पूरी दुनिया का रहस्य छिपा हुआ है, ये भी जानते रहिएगा। और उसके बाद है गगनयान, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसमें 3 लोगों की टीम को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर, 350 किलोमीटर के ऊपर कुछ भी भेजा जाता है तो उसको अंतरिक्ष मिशन कहते हैं। 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, फिर उनको आराम से समुद्र में उतार लिया जाएगा और सुरक्षित पृथ्वी पर लाया जाएगा। इसी का नाम है गगनयान। इसको इस साल के अंत तक या हो सकता है 2025 के स्टार्टिंग में, जब भी इसरो सूचना देगा ये किया जाएगा। तो आपको गगनयान, समुद्रयान, चंद्रयान, मंगलयान और
सूर्ययान। इतने यान के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दे दिया है। ये सारे यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इससे अपना नॉलेज बढ़ाइए और इसको बार बार सुनिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप भेज सकते हैं कि सर आप यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इसको फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।